आज सबसे पहले हम भारत के राजपथ का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे, क्योंकि ये कोई सामान्य सड़क नहीं है, सामान्य मार्ग नहीं है। ये भारत की पावर लाइन है, भारत की शक्ति का प्रतीक है और आने वाले दिनों में भारत का राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इस राजपथ का नाम अब बदला जाएगा और इसका नया नाम होगा कर्तव्य पथ। वर्ष 1911 में जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया था, तब दिल्ली में अंग्रेज वाइस रॉय के लिए एक पूरी की पूरी बस्ती बसाना चाहते थे और एक पूरी बस्ती बसाने की शुरुआत हुई। अंग्रेज आर्किटेक्ट एडविन लटियंस और हर्बर्ट बेकर्स ने रायसीना की पहाड़ी पर वाइस रॉय के महल का डिजाइन बनाया, जिसे आज आप राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, और उसके आसपास का पूरा डिजाइन उन्होंने तैयार किया। तो इसीलिए उनके नाम पर इसे लटियंस जोन कहा जाता है। और रायसीना की यह पहाड़ी है जिसे रायसीना हिल्स कहते हैं आज भी, और इसके आसपास का जो इलाका है आज उसे लटियंस जोन कहा जाता है। उसी दौरान इस राजपथ का भी निर्माण हुआ था और वर्ष 1911 में ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज V भारत आए थे और उन्हीं के सम्मान में इस सड़क का नाम तब किंग्स वे रखा गया था। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए यह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि यह एक युद्ध की तरह था। और आपने देखा होगा, भारत के खिलाफ होने वाला हर क्रिकेट मैच पाकिस्तान के लिए मैच नहीं बल्कि एक युद्ध होता है, और वो इसी मंशा के साथ उसमें उतरते हैं कि ये एक युद्ध है और इसे हर कीमत पर जीतना है। वो इसे युद्ध मानते हुए आगे बढ़ते हैं और हर मैच को युद्ध मानकर जब वो खेलने के लिए उतरते हैं तो उनकी पूरी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो इस तरह की होती है कि न जाने वो भारत से किस बात का बदला लेना चाहते हैं और वो हर कीमत पर उस युद्ध को जीतना चाहते हैं। मैच नहीं जीतना चाहते, उसे युद्ध मानकर जीतना चाहते हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि इस मैच में सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी ही नहीं खेलते, बल्कि वहां की सेना, वहां की सुरक्षा एजेंसियां, वहां की खुफिया एजेंसियां, वो भी मिलकर इस मैच को खेलती हैं। भारत के कुछ लोग मैच के दौरान कैच छोड़ने वाले हमारे क्रिकेटर अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बता रहे हैं। तो आपने कल, आपको अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको याद होगा, अर्शदीप सिंह से कल गलती से एक कैच छूट गया था और उसके बाद से ही, जैसे ही उन्होंने एक कैच छोड़ा, उसके बाद से उनकी ट्रोलिंग होने लगी और बड़ी संख्या में लोग उन्हें खालिस्तानी कहकर ट्रोल करने लगे। इक्के दुक्के कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिन्होंने कुछ लिख दिया होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरे भारत में 140 करोड़ का देश ये कह रहा है। यानी एक तरफ मैदान पर पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ मैच खेल रही थी और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, उसके नेता, उसके पत्रकार और खालिस्तान को लेकर जो अलग अलग दुनिया भर में संगठन हैं, वो सब मिलकर, खालिस्तानी संगठनों के साथ मिलकर धर्म के बल्ले से भारत के खिलाफ नफरत की जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे और उनका मकसद था अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बताकर भारत के सिख और हिंदू समुदाय के बीच एक गतिरोध पैदा करना और भारत का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना। उनके नाम के सामने मेजर लगा दिया गया और उनके नाम के पीछे बाजवा लिख दिया गया। इसके अलावा जहां जहां उनके बायो में इंडिया शब्द लिखा हुआ था, वहां वहां उसकी जगह खालिस्तानी शब्द लिख दिया गया और यह सब कुछ पाकिस्तान की सेना द्वारा किया गया। पाकिस्तान में स्थित मरी नाम की जगह से उनके विकिपीडिया पेज को एडिट किया गया और उन्हें खालिस्तानी बताने की कोशिश की गई। उनका जो IP एड्रेस है इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जहां से यह एडिट हुआ है वो IP एड्रेस, उसके बारे में हमने जब तहकीकात की तो ये IP एड्रेस जहां से विकिपीडिया पेज को एडिट किया गया था, ये पाकिस्तान में था। इस एड्रेस का इस्तेमाल जो किया गया है, ये IP एड्रेस वही है जिससे वर्ष 2014 में पाकिस्तान की सेना के विकिपीडिया पेज और बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ के विकिपीडिया पेज को भी एडिट किया गया था और वो सबूत भी आज हमारे पास हैं। यानी सेम IP एड्रेस था जिससे पाकिस्तान के पक्ष में कुछ फेरबदल किए गए थे। इस मामले में यह IP एड्रेस किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना का है और इसके पीछे पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस नाम का एक विंग है जो पाकिस्तान की सेना के मीडिया और पब्लिक रिलेशंस का काम देखती है। यानी इस बात के ठोस और पक्के सबूत हैं कि अर्शदीप सिंह की फर्जी ट्रोलिंग के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI था। और यही वजह है कि इस मामले में भारत सरकार ने अब कड़ी आपत्ति जताई है।
इस हैशटैग पर सबसे ज्यादा 30.5% ट्वीट्स पाकिस्तान से हुए, 26.8% ट्वीट्स अमेरिका से हुए और 22.8% ट्वीट्स भारत से और लगभग 8% ट्वीट्स कनाडा से किए गए। इसके अलावा इराक, फिलीपींस, ब्रिटेन, रशिया और स्विट्जरलैंड से भी खालिस्तानी हैशटैग को ट्रेंड कराया गया। और ये सारी बातें बताती हैं कि कैसे अर्शदीप सिंह के बहाने भारत में हिंदू और सिख समुदाय के बीच माहौल खराब करने की एक अंतर्राष्ट्रीय कोशिश की गई। 3 सितंबर को ऐसे कुल मिलाकर 9 डॉक्यूमेंट्स और पोस्ट गूगल पर मौजूद थे, जिनकी संख्या मैच वाले दिन यानी 4 सितंबर को बढ़कर 1683 हो गई। और 5 सितंबर यानी आज गूगल पर ऐसे 4000 से ज्यादा पोस्ट और डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिनमें अर्शदीप सिंह और खालिस्तान शब्द का जिक्र है। आज अर्शदीप के माता पिता हमारे साथ हैं। ऐसा सोचा भी था कि इस तरह की कंट्रोवर्सी हो जाएगी जहां पे ये नाम एसोसिएट किया जाएगा? मैं इसके बारे में ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये गेम है और गेम में अप्स डाउन चलते रहते हैं। बिना फैंस के जो है कोई गेम अपने आप में कुछ नहीं है ना। तो जो फैंस होते हैं कुछ फेवर में होते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म में होते हैं। तो जो प्लेयर का काम ये होता है, जहाँ हमारा फर्ज ये बनता है कि उसको पॉजिटिव लेना है, उसको नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है ना। तो फैंस का तो ये होता है कि वो चाहते हैं कि हम हर एक मैच को जीतें। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि जो दो टीमें जो जूझ रही हैं ग्राउंड में उनमें से एक ही टीम ने जीतना है। तो अच्छा मैच हुआ है। और दर्शन जी, आप सिक्योरिटी के साथ रहे हैं और जुड़े रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने बोला है कि विकिपीडिया ऑफिशियल्स को बुलाया गया है, समन किया गया है कि वो बताएं कि किस तरह से ये टर्म जो खालिस्तानी है वो एसोसिएट कर दिया। आपको लगता है इसमें जांच पड़ताल होनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि मैच के बाहर जिस तरह से ये सब हुआ है? मुझे गेम के अलावा और कुछ नहीं कहना। ये गेम है, पार्ट ऑफ गेम है। जीत हार होती रहती है। जब जीत जाते हैं तो जो कमियां होती हैं वो छुप जाती हैं, जब हार जाते हैं तो वो उजागर हो जाते हैं। यही अगर पाकिस्तान मैच हारा होता तो जो उनके एक फील्डर ने एक कैच ड्रॉप किया, 2 बाउंड्री छोड़ा तो उस पर हल्ला हो जाता। तो ये बात है, ये जीत हार के ऊपर डिपेंड करता है और हर एक प्लेयर भी ये चाहता है, जिंद जान लगाता है अपने देश को जिताने के लिए। और ऐसा और कोई मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता। लेकिन एक माता पिता होने के नाते एक इमोशन होता है। आपको लगता है इस ट्रोलिंग के बावजूद, सब लोग बोल रहे हैं 23 साल का है, परफॉर्मेंस है, तो आपको लगता है कोई प्लेयर को इम्पैक्ट करता है? अर्शदीप पर्सनली कैसे हैं? आपको लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग उभरेंगे या आपको लगता है कि एक प्लेयर की साइकी में कहीं ना कहीं? अगर मैं आपको फ्रैंकली तौर पे बोलूं तो जब रात तो हम एक साथ थे तो वो बोला था कि पापा मैं तो इसको आप खुद पढ़ रहा हूँ जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, ताकि मैं इससे पॉजिटिव लेके और अपने गेम को और आने वाली गेमों में इम्प्रूव करूँ। साइरस मिस्त्री भारत के मशहूर उद्योगपति पलोनजी शापोरजी मिस्त्री के सबसे छोटे बेटे थे। उनकी उम्र सिर्फ 54 वर्ष थी। उनकी गिनती देश के ऐसे बड़े उद्योगपतियों में होती थी जो सब कुछ होते हुए भी शांति और सादगी के साथ रहना पसंद करते थे। इसी साल जून में अपने पिता की मृत्यु के बाद से वो शापोरजी पालोनजी ग्रुप की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और उनकी कंपनी की नेट वर्थ 2,40,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनकी खुद की जो कुल नेट वर्थ है वो 10 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी लगभग 80,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। और सबसे बड़ी बात, वो वर्ष 2012 से 2016 तक 4 साल तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रहे थे। बाद में उन्हें हटा दिया गया था। और टाटा ग्रुप में, टाटा सन्स में शापोरजी पालोनजी ग्रुप की 18.4% हिस्सेदारी है और वो सबसे बड़े हिस्सेदार हैं टाटा सन्स में। लेकिन दुर्भाग्यवश एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई 54 वर्ष की आयु में। अभी तो उन्हें बहुत काम करना था और आज वो हमारे बीच में नहीं है। असल में साइरस मिस्त्री अपने 3 दोस्तों के साथ गुजरात के वलसाड़ जिले में स्थित एक पारसी मंदिर की यात्रा पर गए थे। यह मंदिर वलसाड़ में उदवाड़ा नाम की जगह पर है और ऐसी मान्यता है कि यहां मौजूद अग्नि को वर्ष 1742 में ईरान से लाया गया था और इसी वजह से इस मंदिर को फायर टेम्पल कहा जाता है। साइरस मिस्त्री और उनका परिवार इस मंदिर के रखरखाव और वहां की व्यवस्था पर होने वाला सारा खर्च उठाता था और उनका इस मंदिर में अक्सर आना जाना लगा रहता था। और क्योंकि यह मंदिर शहर से बहुत दूर है इसलिए यहां केवल सड़क के रास्ते ही पहुंचा जा सकता है। साइरस मिस्त्री जिस गाड़ी से इस पारसी मंदिर के दर्शन के लिए गए थे उसमें उनके अलावा 3 लोग और थे। इनमें उनके एक दोस्त का नाम था जहांगीर दिनशॉ पंडोले, जिनके एक और भाई डेरियस पंडोले और उनकी पत्नी डॉक्टर अनायता पंडोले घटना के दौरान इसी गाड़ी में मौजूद थे। यानी ये 4 लोग मौजूद थे, जिसमें साइरस मिस्त्री के अलावा उनके 2 दोस्त थे जो आपस में सगे भाई थे और उनकी पत्नी थी। और इस गाड़ी को
जो उनकी पत्नी थी वो खुद चला रही थी। अनायता जो है, डॉक्टर अनायता, वो गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। तो डॉक्टर अनायता और उनके पति आगे की सीट पर बैठे हुए थे और जहांगीर और साइरस जो है वो पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी मुंबई अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर महाराष्ट्र के पालघर में पहुंची, तभी उनके साथ ये दुर्घटना हुई, जिसमें साइरस मिस्त्री और उनके एक दोस्त की तो मौके पर ही मौत हो गई। जो दोस्त पीछे बैठा हुआ था उनके साथ, ये दोनों की मृत्यु हो गई। जबकि बाकी के जो दो लोग थे जो आगे बैठे हुए थे, जो पति पत्नी थे, वो गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन वो बच गए। पुलिस और चश्मदीद गवाहों के बयानों के मुताबिक इस सड़क दुर्घटना के पीछे दो बड़े कारण हैं। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने एक जगह जहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और फिर उसके आगे 19 किलोमीटर दूर जो दूसरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, दोनों को किस समय उसने क्रॉस किया वो उन्होंने देखा और उससे स्पीड का अंदाजा लगाया और वो निकली 134 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वही गाड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही गाड़ी है। और ऐसी आशंका है कि साइरस मिस्त्री जिस गाड़ी में थे उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके दोस्त की पत्नी डॉक्टर अनायता पंडोले 3 लेन का हाईवे समझकर गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में चला रही थी, लेकिन जैसे ही सड़क 3 से 2 लेन की हुई और उन्होंने सामने चल रहे एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो एक डिवाइडर से टकरा गई। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात हमें पता चली वो ये कि इस हाईवे पर बड़ी संख्या में ट्रक चलते हैं और ज्यादातर ट्रक अपनी लेन में कभी नहीं चलते। नियमों के मुताबिक इन ट्रकों को हाईवे पर बाईं लेन में चलना चाहिए, यानी लेफ्ट में जो लेन है उसमें चलना चाहिए, लेकिन ये सारे ट्रक चलते हैं दाईं तरफ वाली लेन में, यानी राइट वाली लेन में, जिससे हाईवे पर चलने वाली दूसरी गाड़ियों को ना चाहते हुए भी इन्हें रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और इस वजह से बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। ये दुर्घटना मर्सिडीज की जिस गाड़ी से हुई उस मॉडल का नाम है GLC 220 और इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो लगभग 75 लाख रुपए के आसपास होती है। और मर्सिडीज के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से है। इसलिए यहां एक सवाल ये भी है कि जिस गाड़ी को इतना सुरक्षित माना जाता है, जिसमें 7 एयरबैग्स लगे हों, वो गाड़ी आखिर इतनी कमजोर कैसे निकली कि उसमें बैठा हुआ व्यक्ति 2 लोग मारे गए। तो पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि दुर्घटना के वक्त इस गाड़ी के पीछे वाले एयरबैग्स देर से खुले हों, जिसकी वजह से साइरस मिस्त्री की जान बच नहीं सकी। इस घटना के बाद एक बार फिर से सड़क सुरक्षा का मुद्दा चर्चा में है। हमारे देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। यह आंकड़ा हरियाणा के अंबाला शहर की कुल आबादी से भी ज्यादा है। अंबाला शहर की आबादी 1,46,000 है, यानी हर साल एक अंबाला शहर खत्म हो जाता है। वर्ष 2021 में, पिछले साल, हमारे देश में 4 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,55,000 लोग मारे गए और इनमें से भी सबसे ज्यादा 1,22,000 सड़क दुर्घटनाएं नेशनल हाईवेज पर हुई थी, जिनमें लगभग 54,000 लोग मारे गए। हमारे देश में हर 100 किलोमीटर के नेशनल हाईवे पर 40 मौत होती है, जो कि दूसरे देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा सड़क हादसों में हर साल सबसे ज्यादा 87,000 मौतें ओवर स्पीडिंग यानी तेज चलाने की वजह से होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गाड़ी की स्पीड 1% बढ़ने से सड़क दुर्घटना का खतरा 4% तक बढ़ जाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 42,000 मौतें लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से होती हैं और बहुत सारे मामलों में ड्राइवर्स जो हैं वो अनट्रेन्ड यानी अनाड़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा एक स्टडी के मुताबिक अगर किसी सड़क हादसे में ड्राइवर और उसके साथ वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने ठीक से सीट बेल्ट लगाई हो तो ऐसी दुर्घटनाओं में उनकी जान जाने का खतरा 50% तक कम हो जाता है, जबकि पीछे वाली सीट पर बैठे लोगों ने अगर सीट बेल्ट लगाई हो तो उनकी जान जाने का खतरा 25% कम हो जाता है। हमारे देश में जो लोग चालान कटने के डर से हेलमेट पहनते हैं, उन्हें भी शायद ये पता नहीं होगा कि हेलमेट लगाने से सड़क दुर्घटनाओं में 40% तक जान जाने का खतरा कम हो जाता है।